हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज पार्ट 25 के बारे में, सामान्य अध्ययन भाग 25 के बारे में। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको कोई भी अपडेट हो तो तुरंत मिल जाए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई आप कुछ बात करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। आपका जो फीडबैक है हमारे वीडियो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, ज़रूर लिख कर भेजिए। मित्रों, 24वें विभाग में मैंने पूछा था 24th पार्ट में, व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे मित्रों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1 जनवरी 2015 ही दिया है। इनका नाम है रति ठाकुर, खुर्शीद आलम, राहुल कुमार, धनु कुमार, अदिति राय, उषा यादव और शुभम मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बिल्कुल सही उत्तर थे आपके। आज का पहला क्वेश्चन है, द गांधार आर्ट फ्लोरिस्ट अंडर। गांधार कला किसके अधीन सबसे ज्यादा फली फूली, या किसके अधीन सबसे ज्यादा उसमें प्रगति हुई? ऑप्शन है द कुषाण्स, कुषाणों के समय में, सातवाहन, सातवाहन काल में, द गुप्ताज, गुप्त काल में, द मौर्याज, मौर्य काल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण्स, कुषाण काल में, कुषाणों के समय में। कुषाणों के समय में भी अगर कनिष्क की बात करें, जो सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क के, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कुषाण काल के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाता है कनिष्क। कनिष्क के समय में ये अपनी चरमोत्कर्ष पर थी। कहने का मतलब ये है, उस समय ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसी समय इसकी प्रगति हुई गांधार कला की। अगला प्रश्न है, हु सेड देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। किसने ये कहा था, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ पर कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती? ये कथन किसका था? ऑप्शन है बेथम, लेनिन, मार्क्स या लॉक। तो इसका सही उत्तर है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ही ये बोला था, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ पर कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। अगर ट्रांसलेट करूं तो, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? राजनीतिक संस्था की बात कर रहा है। देश की, अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था की बात करें तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, पार्लियामेंट संसद, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री परिषद। कैबिनेट मिनिस्टर्स हो जाएगा तो मंत्री परिषद हो जाएगा। इसका सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सबसे किसी देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्राइम मिनिस्टर एक राजनीतिक संस्था के रूप में माना जाता है और सब देश की सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को ही सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक नाम मात्र का अधिकारी होता है, नाम मात्र का राजा होता है, कैसे बोल सकते हैं, एक तरह से नाम मात्र का मुख्य होता है, मुखिया होता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती जो कार्यकारी। अगर पावर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री के पास सबसे ज़्यादा होती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसीलिए प्रधानमंत्री को ही बोलेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सर पार्लियामेंट भी होता है। पार्लियामेंट कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, इधर रखिएगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। पार्लियामेंट है आपकी एक संस्था, इकाई है। और क्वेश्चन पूछे लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, तो आप लगा सकते हैं संसद। इकाई की बात करें सिर्फ तो आप संसद लगाएंगे। अगर पॉलिटिकल इकाई की बात करें या राजनीतिक संस्था की बात करें तो आपको प्राइम मिनिस्टर लगाना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक राजनीतिक पद होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम। जो आपातकालीन उपबंध है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? जो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन है जर्मनी, आयरलैंड, ब्रिटिश या जापानीज। तो आपको सबको पता होगा, इसका सही उत्तर है जर्मनी। आपातकालीन उपबंध हमारे देश में जर्मनी से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ब्रिटिश से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है एकल 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 नागरिकता, एकल नागरिकता, सीआरपीसी, आईपीसी। आईपीसी का मतलब इंडियन पीनल कोड, और संविधान के बहुत कई महत्वपूर्ण अंग यहाँ से लिए गए हैं।
अगला प्रश्न बनता है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क हेल्ड? सार्क की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? यह सार्क की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है काठमांडू, ढाका, न्यू दिल्ली या कोलंबो। तो उसका सही उत्तर हो जाता है आपका ढाका में। और सार्क की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी भी है ढाका, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका है। सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में, 8 दिसंबर 1985 को, जब इसके सार्क चार्टर पर साइन हो गए थे 8 दिसंबर 1985 को, तभी सार्क का गठन हुआ था, कि दक्षिण एशिया में एक सहयोगी संगठन है। इसकी प्रथम बैठक भी 1985 में ही हुई थी, 1985 में बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से देश हैं आपके? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, कितने सारे इसमें देश हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? या विद्युत धारा हम किसके कारण नापते हैं? ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर, एनीमोमीटर या फिर वाट मीटर। तो इसका सही उत्तर है एमीटर। एमीटर है, उससे हम विद्युत धारा मापते हैं, ध्यान रखिएगा, एमीटर। अगर विद्युत धारा मापने का यंत्र आ जाए तो आपको लगाना है एमीटर। विद्युत धारा एक और यंत्र से नापी जाती है जो छोटी विद्युत धारा होती है, बहुत ही सूक्ष्म विद्युत धारा होती है, और वैज्ञानिक लैब्स में, जो साइंटिफिक लैब है उसमें मापी जाती है। उसका नाम है, उस उपकरण का नाम है गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा नापी जाती है, वो जो बहुत छोटी होती है उसे हम गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आगा खां कप इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट? आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। आगा खां कप भारत में खेला जाता है, या भारतीय टूर्नामेंट है। कहने का मतलब ये टूर्नामेंट तो इंटरनेशनल है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? 1896 में, माफ कीजिएगा, 1896 में। भारत के सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में माना जाता है। 1896 में इसकी शुरुआत हुई और ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी वाज? प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा कौन था? ऑप्शन है वत्सराज, मिहिर भोज, दंतिदुर्ग या नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है मिहिर भोज, जिसे हम भोज के नाम से भी जानते हैं। तो भोज था, वो प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक था। इसने शासन किया था 1886 से 835 से 886 तक, 835 से 886 तक भारत पर शासन किया था। 835 से 886 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक था। इसका जो राज्य था वो फैला हुआ था नर्मदा नदी से लेकर उत्तर में सतलज नदी तक। तो आप मान सकते हैं काफ़ी बड़े भूभाग पर इसका शासन फैला था और बहुत ही विद्वान राजा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, या स्वाइन फ्लू किसके कारण, स्वाइन फ्लू का के पीछे होने के पीछे कारण क्या है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंजाई, टेपवॉर्म या वायरस। टेपवॉर्म को हम बोलते हैं फीता कृमि, फीते की तरह होती है। बैक्टीरिया को बोलते हैं हम जीवाणु, फंजाई को बोलते हैं कवक और वायरस को विषाणु। तो इसका सही उत्तर है वायरस। जो स्वाइन फ्लू होता है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। पिछली बार मैंने क्वेश्चन बताया था कि पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो भी वायरस के ही कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोलियो किसके कारण होता है, स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, और आजकल का कोरोना भी आपको पता है किसके कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे निचली है? ऑप्शन है लिथोस्फीयर को हम बोलते हैं स्थलमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल, और हाइड्रोस्फीयर को बोलते हैं जलमंडल। तो जलमंडल तो होगी नहीं, देखिए जलमंडल कोई वायुमंडल की परत नहीं है, जलमंडल कोई वायुमंडल की परत नहीं है।
स्थलमंडल भी कोई वायुमंडल की परत नहीं है। लिथोस्फीयर कोई स्थलमंडल होता है, वायुमंडल की परत नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं हम समताप मंडल, जहाँ पर तापमान बिल्कुल समान रहता है उस परत में, तो उसे बोलते हैं हम समताप मंडल। ट्रोपोस्फीयर सबसे छोटी, सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है, इसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसकी मोटाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की मोटाई होती है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक जो आपके तूफान, बारिश या फिर बादल जैसी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल या सबसे निचली परत में होती हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत में ही तूफान, वायु वायु का चलना, पवन का चलना, तूफान आना, टॉर्नेडो आना या फिर चक्रवात वगैरह जितनी भी घटनाएं होती हैं, बारिश का होना, बिजली कड़कना, सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। और इसमें अगर आप 165 मीटर अगर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर पर आपका लगभग 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आपका आज का क्वेश्चन है, ओरल पूछता हूँ मैं, जर्मनी के संविधान को हम बोलते क्या है, या जर्मनी के संविधान को हम किस नाम से जानते हैं? जर्मनी के संविधान का एक नाम भी होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल आंसर दीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल करेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन उसके साथ एडिशनल याद भी करेंगे, उसके बाद आंसर दे दीजिए। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।